हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। मेंस के इस सीरीज में पेपर 7 जीएस 5 में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस, जिसे आप यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि आपका ये जीएस 5 का जो पेपर है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूनाइटेड नेशंस जो बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस के यदि हम बैकग्राउंड की बात करें या इसके पूर्ववर्ती, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग, जो इसके पहले की कोई संस्था थी, पूर्ववर्ती संघ कोई था या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन था, तो हम उसकी बात करें उसके पहले ये देखना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस के पहले कोई था। तो हाँ, आंसर है यस। उसके पहले जो संस्था थी या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसे LON कहा जाता था। अब ये क्या था? तो ये पहला वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल, अंतर सरकारी, ठीक है, जो सरकारों के बीच में बनाया जाता है, ऐसा संघ था, ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 10 जनवरी 1920 को, और इसका जो मुख्यालय था वो था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कैसे बना था ये? तो बाय पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस जो शांति कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ, जो जिससे वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, या ऐसा बोल सकते हैं कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसी के द्वारा ही लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया गया। ठीक है, लेकिन इसने अपना ऑपरेशन जो है, इसने अपना कार्य जो है वो खत्म कर दिया। कब? 20 अप्रैल 1946 को। ठीक है, क्यों किया गया? क्योंकि इसके बाद आ गया हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब हम यदि इसकी बात करें तो 1939, आप सभी को पता है, ये था वर्ल्ड वार 2 का समय, जो कि एंड होता है 1945 में। ठीक है, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की घटना आप सभी को पता होगा। ठीक है, वहां से फिर ये वर्ल्ड वार 2 जो है वो एंड होता है, और इस दौरान 39 से 45 के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चलती है। इसी के फलस्वरूप यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया। ठीक है, क्यों किया गया, उद्देश्य क्या थे, हम देखेंगे। सबसे पहले हम उसके इनिशियल बैकग्राउंड पे जाएंगे, सबसे शुरू में क्या हुआ था। तो यूनाइटेड नेशंस जो नाम दिया गया या जो टर्म बनाया गया, वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे उस समय, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनके द्वारा ये नाम सुझाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र नाम की कोई संस्था होगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन था, जो उसकी डिक्लेरेशन किया गया था, जो 26 राष्ट्रों के द्वारा साइन किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1942 को, सबसे पहली बार। ठीक है, कितने नेशंस थे? 26 राष्ट्र थे। ठीक है, डिक्लेरेशन पे साइन है ना, याद रखिएगा, हम डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। फिर हम चलेंगे थर्ड पॉइंट, मॉस्को डिक्लेरेशन होता है, और ये कितने रिप्रेजेंटेटिव से साइन किया जाता है? तो यहाँ 4 आपको दिखेंगे, चाइना था, सोवियत यूनियन दिखेगा, यूनाइटेड स्टेट्स दिखेगा और यूनाइटेड किंगडम। सोवियत यूनियन मतलब ये रूस की बात कर रहा है। ठीक है, उस समय का जो रूस था, जो संयुक्त रूस के नाम से जाना जाता था, सोवियत यूनियन। ठीक है, फिर ये कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1943 को ये साइन किया गया। ठीक है, मॉस्को का डिक्लेरेशन। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि बैकग्राउंड है आपके यूनाइटेड नेशंस के। फिर चार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस का, वह एडॉप्ट किया गया। कहाँ, कब किया गया? 26 जून 1945। 25 जून को कॉन्फ्रेंस होता है और 26 जून को ये जो डिक्लेरेशन है, वो चार्टर है, उसे साइन किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में इसे साइन, अडॉप्शन किया गया और साइन भी किया गया। ठीक, फिर जो ऑफिशियली जो है ये कब से आया? तो 24 अक्टूबर 1945, और इसी दिन 24 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं प्रतिवर्ष। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और इसी दिन से ये ऑफिशियली लागू हुआ था या अस्तित्व में आया था, आप कह सकते हैं। अब इसके बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे वो हम देखेंगे। तो उद्देश्यों में अगर बात करूं तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वार 2 के तरह कोई ऐसा तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, इसकी यह बहुत इंपॉर्टेंट एक कड़ी है बोल सकते हैं, जिसके तहत इसे गठन किया गया। दूसरा इसका उद्देश्य है
कि राष्ट्रों के बीच क्या हो, शांति हो और एक भाईचारे, एक दोस्ती वाला जो है संबंध बना रहे। ठीक है। तीसरा है कोऑर्डिनेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं उनको जो हल करने के लिए एक तरह से ये कोऑर्डिनेट करेगा, एक तरह से ये मदद करेगा, या एक तरह से ये ब्रिज का काम करेगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेतु का काम करेगा कि ये जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में। फिर चौथा इसका उद्देश्य है कि ह्यूमन राइट्स, ठीक है, मानव अधिकार का जो प्रमोशन है उसको ये करेगा, और एक सेंटर की तरह कार्य करेगा कलेक्टिव एक्शंस को लेने के लिए। ठीक है, एक संयुक्त जो एक्शन है, कार्य योजना है, उसको बनाने का काम करेगा और उसको इंप्लीमेंट करने का भी काम इसका मुख्य उद्देश्यों में शामिल है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर हम चलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस आखिर है क्या। तो यूनाइटेड नेशंस एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अपने तरह का एक संघ है, जिसमें कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, वो आते हैं या वो इसके सदस्य हैं बोल सकते हैं आप, जो क्या करेंगे, किस कार्य के लिए बनाया गया है, तो सोशल पीस एंड सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक शांति और समाज की प्रगति, ये दो इसका मेन उद्देश्य कह सकते हैं आप। कब बना था तो हमने देखा 24 अक्टूबर 1945 को। 51 राष्ट्रों ने इस पे जो है ये फाउंडिंग मेंबर बने थे। ठीक है, वैसे तो अगर आपको जाएंगे तो 50 मिलते हैं, 50 नेशंस मिलता है, बट बाद में एक और आ गया था पोलैंड, इसने साइन किया था और पोलैंड ने साइन करके उसको फिर 51 वहां संख्या हो गई थी। तो फाउंडिंग मेंबर्स अगर कहेंगे तो 51 थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो इसके 193 सदस्य हैं, 193 देश इसके सदस्य हैं। और सबसे आखिरी में 14 जुलाई 2011 को साउथ सूडान, दक्षिण सूडान इसका सदस्य बना, जो कि 193वां सदस्य इसका बना था। ठीक है, अब हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय कहाँ है, तो पहला जो रेगुलर सेशन हुआ था, पहला जो सत्र हुआ था जनरल असेंबली का, ठीक है, देखेंगे जनरल असेंबली क्या है, आम सभा, वो हुआ था वेस्टमिंस्टर, जो कि कहाँ है, लंदन में है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो लंदन में इसका पहला रेगुलर सेशन हुआ, लेकिन परमानेंट जो हेडक्वार्टर बनाया गया बाद में, वो 1952 से कहां बनाया गया, तो एक न्यूयॉर्क शहर के एक टापू में जिसका नाम है मैनहट्टन, इस टापू में यह हेडक्वार्टर स्थित है। किसका, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मैनहट्टन न्यूयॉर्क लिख सकते हैं, यदि आपको मैनहट्टन याद नहीं है तो आप केवल न्यूयॉर्क लिख दीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके कुछ प्रतीकों की, इसके कुछ भाषा की। तो अगर इसके फ्लैग को आप देखें, उसके जो झंडा है उसको आप देखेंगे तो झंडा जो है वो लाइट ब्लू कलर में है, उसका बैकग्राउंड जो है, ठीक है, जो हल्का नीले रंग में बोल सकते हैं, और वहां पर वर्ल्ड का जो ग्लोब है उसे बनाया गया है। ये वर्ल्ड का ग्लोब वहां पर प्रोजेक्टेड है नॉर्थ पोल से लेकर के। ठीक है, यहाँ ऊपर में नॉर्थ पोल दिखेगा आपको, और यहाँ पर दो बालियां लगी हुई हैं, ब्रांचेस हैं, किसकी हैं, ऑलिव की, जैतून की दो क्या लगी हुई है, ब्रांचेस लगी हुई है। ये किसको दिखाती है, ये शांति का प्रतीक है। ठीक है, ये शांति का प्रतीक है। और जनरल असेंबली ने, आम सभा ने इसे 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया था, इस यूएन फ्लैग को। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषाओं की। तो यहाँ पर 6 आपको आधिकारिक भाषाएं दिखेंगी। सबसे पहले चाइनीज, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है फ्रेंच, चौथा रशियन और पांचवा स्पेनिश। ये 5 हुए। उसके बाद अरबी को इसे जोड़ा गया, 1973 में इसे जनरल असेंबली में जोड़ा गया, और 1982 में यह सिक्योरिटी काउंसिल का भाग बना। ठीक है, 1982 में, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1973 से अरबी को भी इसकी 6वीं आधिकारिक भाषा बनाई गई। ठीक है, अब हम चलेंगे सदस्यता पर। तो यदि किसी राष्ट्र को, स्टेट का मतलब यहाँ राष्ट्र है, जो कि पॉलिटी का एक शब्द है, आप सभी ने पढ़ा होगा। स्टेट जो है वो बहुत वाइड मीनिंग होता है इसका। ठीक है, तो स्टेट यदि एप्लीकेशन दे कि उसे सिक्योरिटी काउंसिल को यदि वह एक एप्लीकेशन भेजे कि हमें मेंबर बनना है यूएन का, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसको क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, कहाँ, उसे भेज देगी जनरल असेंबली में, आम सभा में। और यदि आम सभा 2/3 बहुमत से उसे पास कर दे, तो फिर वो जो राष्ट्र है, जो स्टेट है, वो उसमें सदस्यता मिल जाएगी उसे। सिंपल सा प्रोसेस है, 2/3 बहुमत से जनरल असेंबली के। क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम। उसके कुछ ऑर्गन्स की बात करें, उसके जो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है उसके क्या क्या अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से अंग उसमें कार्यरत हैं, हम उनको एक एक करके देखेंगे और उनके इंपॉर्टेंट प्रावधानों को देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस के पास 6 मुख्य अंग हैं बोल सकते हैं उसके। बट अभी अगर क्वेश्चन आएगा एक्टिव अंग, ठीक है, जो एक्टिव हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है
सक्रिय हैं तो आप 5 लिखेंगे, और टोटल यदि पूछता है तो आप 6 लिखेंगे। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, आगे देखेंगे हम। सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो अंग है वो है जनरल असेंबली, आम सभा जिसे आप कहते हैं, ठीक है। अब आम सभा क्या है, तो सभी मेंबर्स, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, जो कि 193 हमने देखा था, वो जनरल असेंबली का भाग है, ठीक है। मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एक राष्ट्र से वो है 5, लेकिन उनका जो वोट होगा वो एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है। मतलब एक राष्ट्र एक ही वोट दे सकता है, लेकिन सदस्य अधिकतम हो सकते हैं एक राष्ट्र से 5। इसका जो रेगुलर सेशन है, जो इसका सत्र है, वो होता है सितंबर माह में, और डिसीजन जो है वो 2/3 बहुमत से लिया जाता है। अभी हमने देखा था किसी को सदस्यता देनी है तो 2/3 बहुमत से लिया जाता है। ऐसे ही जनरल असेंबली के और भी कार्य हैं, जैसे किसी की सदस्यता देना, दूसरा अपने अध्यक्ष का चुनाव करना, तीसरा है कि आपके परमानेंट जो अस्थायी मेंबर है, सॉरी नॉन परमानेंट मेंबर उनका चुनाव करना, ठीक है। आगे देखेंगे हम ये नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में, ठीक है। फिर अभी हम बात करें प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो वोल्कान बोजकिर, इनका नाम आपको याद रखना, आपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा भी होगा। तो टर्की के हैं ये, तुर्की के, और वर्तमान में ये जनरल असेंबली के क्या है, अध्यक्ष पद पर आसीन है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे ऑर्गन की। जो दूसरा ऑर्गन है, अंग है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद इसे हिंदी में कहा जाता है। अब इस सुरक्षा परिषद में है 15 सदस्य, और इन 15 सदस्यों में 5 सदस्य जो हैं वह क्या है, परमानेंट मेंबर है, स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, पहला चाइना, दूसरा फ्रांस, तीसरा रशिया, चौथा यूनाइटेड किंगडम मतलब आपका जो ब्रिटेन है, और 5वां है यूएसए, ठीक है। तो ये 5 कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चुना जाएगा, ये हमने देखा। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है किसी डिसीजन के लिए, लेकिन इन नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं होता, लेकिन वो डिस्कशन में भाग जरूर ले सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास वीटो पावर नहीं होता। अब यहीं पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये 2 साल के टर्म, 2 ईयर टर्म होता है इनका, 2 साल के कार्यकाल इनका होता है, और हर 2 साल में इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। फिर हम बात करें तीसरे ऑर्गन की, जो है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। किसी भी संस्था का ये सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी कागजी कार्रवाई होती है, प्रशासनिक कार्रवाइयाँ यहीं से होती है। तो इनका जो हेड होता है वो उसे कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, क्लियर है। और इसका जो अपॉइंटमेंट है वो जनरल असेंबली करेगी, मैंने आपको बताया था। किसके रिकमेंडेशन से, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशन, सुझावों से करती है। सिक्योरिटी जो जनरल है उनका जो टेन्योर है वो है 5 साल का, और वो री इलेक्शन के लिए, पुनर्मतदान के लिए भी एलिजिबल होते हैं। वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है सेक्रेटेरिएट का, और यूनाइटेड नेशंस को जो चार्टर है जैसा उसमें सुझाया गया, मतलब यूएन चार्टर में ये लिखा गया है, ठीक है, ये बात है। अब उनका कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य उन्हें करना पड़ता है सेक्रेटरी जनरल को। तो इनका सबसे पहला कार्य है टू गैदर एंड प्रिपेयर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स। जो भी समस्याएं हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो भी जानकारी है उसे एकत्र करना और उस पर एक रिपोर्ट बनाना, ताकि गवर्नमेंट जो है वो स्टडी कर सके उन फैक्ट्स को और अपने सुझाव वहां दे सके। दूसरा है कि जो यूनाइटेड नेशंस में डिसीजन लिए जाते हैं, जो कि फैसले लिए जाते हैं, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। फिर तीसरा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका आयोजन करना। और चौथा है टू इंटरप्रेट स्पीचेस एंड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स इनटू यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने देखा अभी कि यूएन की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं, इनमें जो भी स्पीच देते हैं वहाँ, ठीक है, जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में सभी जो सदस्य हैं वो क्या देते हैं, अपना अपना भाषण देते हैं, ठीक है। उन भाषणों को इन भाषाओं में क्या कराना, परिवर्तन कराना या ट्रांसलेट कराने का काम वो करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट हैं अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल के हैं, 2017 से ये बने हुए हैं, और 9वें क्रम के ये आपके जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं। अगर पहले सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो उनका नाम था ट्रैगवे ली, जो कि नॉर्वे के थे। तो ये भी आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से याद रखना है। अब हम चलेंगे हमारे चौथे
जो अंग है उसकी बात करेंगे। जो चौथा अंग है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल अगर वर्तमान में देखा जाए तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का वर्तमान में एग्जिस्टेंस जो है वो इनएक्टिव है। अभी ये क्या हो गया है, अक्रिय हो गया है। क्यों हुआ है देखते हैं। ये एक ऐसी परिषद बनाई गई थी जो कि राष्ट्रों को मदद करती थी उनके इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्रता दिलाने में। लेकिन अभी आपको पता होगा कि लगभग सभी राष्ट्र स्वतंत्र हैं, तो वो वहां पर अब इनएक्टिव हो गया है। इसीलिए मैंने कहा अगर एक्टिव पूछेगा तो 5 ऑर्गन्स आएंगे, लेकिन अगर ट्रस्टीशिप काउंसिल को टोटल पूछेगा तो 5 + 1 6 हो जाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करेंगे कि इनके जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो क्या होते हैं, उनके सदस्य होते हैं। और 11 जो हैं वो कंट्रीज हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई और इसको फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, अब पहले जो था, ये जो नोट्स को मैंने अपडेट किया है, देखिए 1990 में नामीबिया जो था उसे स्वतंत्रता दिलाई गई थी, बट 1994 में उसके बाद जो है वो पलाऊ जो था वो यूएस जो के द्वारा जो डिपेंडेंट था वो उससे स्वतंत्र किया गया, और ये सबसे लास्ट था। उसके बाद 1 नवंबर 1994 से ये इनएक्टिव स्टेज में चला गया है। कौन? ट्रस्टीशिप काउंसिल, क्योंकि अब सारे राष्ट्र स्वतंत्रता के श्रेणी में आ गए हैं, तो इसका काम खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे 5वें ऑर्गन की। यह है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हमें क्या करना है, आर्थिक उन्नति सामाजिक उन्नति को और जीवन के जो स्तर है उसको बढ़ाना है। ठीक है, यही तो मेन उद्देश्य है हमारे यूनाइटेड नेशंस का। तो ये जो काम है ये इकोसोक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके द्वारा किया जाता है। इनके 54 सदस्य होते हैं और 18 सदस्य क्या हो जाते हैं, हर साल चुने जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के टेन्योर के लिए। 3 साल इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम ऑर्गन की, जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बोल सकते हैं आप। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है ये आपको याद रखना है, क्योंकि बाकी 5 जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क ही है, लेकिन जो आईसीजे है उसका हेडक्वार्टर है हेग, जो कहाँ स्थित है, नीदरलैंड्स में स्थित है। 15 जज होते हैं इसमें, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा जो एक मेंबर रहता है, या आप बोल सकते हैं कि ये जो 15 जज हैं ये अलग अलग देशों से होते हैं। और कोर्ट जो है वो एडवाइजरी ओपिनियन, अपना जो एक परामर्शदात्री अपनी ओपिनियन देती है लीगल मैटर्स पे। ठीक है, न्यायिक जो भी मामले आते हैं उनके ऑर्गन्स के लिए या फिर उनकी विशेष एजेंसियों के द्वारा, तो इन पर वो अपना परामर्श देते हैं। ठीक है, विशेष एजेंसी की बात आगे करेंगे हम। और लीगल डिस्प्यूट है यदि किसी भी 2 राष्ट्रों के बीच या किसी एक राष्ट्र और ग्रुप ऑफ नेशंस के बीच, तो भी इनके संज्ञान में लाया जाता है वो मामला, और ये अपना फैसला जो है सुनाते हैं। अभी आपने जाधव केस बहुत चल रहा होगा, आपने सुना होगा, चर्चा में है। जाधव जो कि पाकिस्तान में एक बंदी की तरह बंद है, भारत के हैं, तो उनका जो केस है वो आईसीजे में चल रहा है। तो कभी कभी आपको इस टाइप के वहाँ एग्जाम्पल्स भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत और संयुक्त राष्ट्र की। तो भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र का मेंबर कब बना? 30 अक्टूबर 1945, आफ्टर द साइनिंग ऑफ द चार्टर। उसके जो चार्टर था उसका साइन होने के बाद। वैसे अगर आप बात करें तो 1942 में हुए जो फाउंडिंग मेंबर्स का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें भी भारत शामिल था, लेकिन उस समय भारत जो था वो ब्रिटिश इंडिया के तौर पर शामिल हुआ था। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो 1945 में वो सदस्यता आप बोल सकते हैं उनको मिली। फिर जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस की, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना आपको भूल गया कि वर्तमान में भारत जो है वह 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल हुआ है। 1 जनवरी 2021 से 2 साल के लिए, मतलब 2022 तक के लिए इसे नॉन परमानेंट मेंबर स्टेटस प्रदान किया गया है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, करंट का टॉपिक है आपका। फिर हम बात करें कुछ पुराने अवार्ड्स की, तो नोबेल पीस प्राइज, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया यूएन के सेक्रेटरी जनरल्स को। ऐसे 2 सेक्रेटरी जनरल हुए जिन्हें दिया गया। पहले थे डॉग हैमरस्कोइड, ये थे स्वीडन के, तो कॉन्गो के क्राइसिस में इन्होंने अपना योगदान दिया था और उनके कारण इन्हें यूएन नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जो कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे। और कोफी अन्नान, इनका नाम तो आपने सुना होगा,
और यूनाइटेड नेशंस के साथ में इन्हें 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, विशेष एजेंसियां जो है वो कौन कौन सी हैं। तो टोटल में यदि आप देखेंगे तो 15 है, पहले ये थी 18, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप 3 भाग में थे और उन तीनों के अब 3 अलग अलग नाम मान करके उन्हें एक मान लिया गया है, तो उस हिसाब से हो जाते हैं 15। ठीक है, तो 15 जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की। उसमें से जो मुख्य एजेंसीज हैं, या आपने नाम सुना होगा यूनेस्को का, डब्ल्यूएचओ अभी बहुत चर्चा में रहा कोविड के मामले के कारण, देन एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आईबीआरडी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का है, आईएलओ है लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड आईएमएफ है। इन सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में पढ़ाने में वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है और आपको भी थोड़ा सा इसमें असहजता महसूस होगी। तो आज के इस यूएन के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इसका पीडीएफ नोट्स वहां प्रोवाइड हो सके। आज के इस वीडियो में आप सभी का ज्वाइन होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।